हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं रामविराज प्रसाद कर आपका जीमेट पर। इस समय पे मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो कह सकते हो, या एक कह सकते हो कि मैंने एक थंबनेल लगाया हुआ है यहाँ पर 45,000 वैकेंसी की सच्चाई। सच्चाई के विषय में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये वीडियो केवल इस वैकेंसी के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। 45,000 वैकेंसी ही आएगी, इससे ज़्यादा आएंगी। इस बात को हम तथ्यों के साथ समझने वाले हैं। सारी चीज़ों को अपन समझने वाले हैं कि भाई 45,000 की खबर कहाँ से निकली, क्यों निकली, क्या कारण था, किसने दी, क्या इसमें आगे की संभावनाएं क्या है और किस तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। तो स्वागत है आपका जीमेट पर। और जीमेट एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां सिर्फ और सिर्फ रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा किसी और चीज़ की हम लोग तैयारी नहीं कराते हैं। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन से संबंधित हमारे यहाँ पर बैच चलाए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो समझते हैं जरा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2023 की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि आने वाले विगत 2 से 3 माह में आपके सामने दिखाई देगी। क्या है तथ्यों सही समझने वाले हैं। इस बात को समझने से पहले कि 45,000 वैकेंसी आने वाली है, इस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। देखिए, इस जैसी न्यूज को काफी सारे बच्चों ने सुना तो हम काफी सारे संख्या में बच्चों के कॉल आए कि क्या सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट की बात हो रही, टेक्नीशियन की बात नहीं होगी क्या, टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, टेक्नीशियन की 2018 के अंदर बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसीज भरी गई थी। लगभग 10,000 एक्स्ट्रा लिए गए थे टेक्नीशियन। पूरी बात को तथ्यों से समझाने वाला हूं, तो कृपया करके आप अपना पूरा ध्यान यहां पर रखें। उसके बाद में फिर मैं आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारी नई जानकारियां आपको सुनने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें आपको आपके समझ में आएंगी। और हो सकता है कि आप अपने जीवन में ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि आप इस वैकेंसी का में छट जाएं या कुछ और बात हो पाए। तो इसलिए आप पूरी जानकारी को एक एक करके सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 45,000 पोस्टें, हम बात करते 2014 की, 2018 की। 18 का डाटा जरा मैं आपको बता देता हूं। 27,795 पोस्ट, 27,795 पोस्ट, ये पोस्ट निकली थी एएलपी की। एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की 2018 में वैकेंसी जब आई थी तो 27,795 पोस्टें निकली थी। एक्चुअली पहले पोस्टें तो 26 में निकली थी, सारी की सारी टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट सब मिला के 26,000 निकली, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया था 5 से 6 महीने के बाद में। और यहां पर समझने वाली बात यह और है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी यहां पर 36,576 पोस्टें जो हैं आपको टेक्नीशियन में निकली थी। यानी इन दोनों को अगर हम टोटल कर लेते, तो हमारे पास 64,371 वैकेंसी आई हैं। बोला सर ये वाली बात तो हमें भी पता है, लेकिन इससे अपन क्या साबित करना चाहते हैं, इससे हम क्या समझें। ध्यान समझिएगा, 27,000 वैकेंसी लोको पायलट की, आप भी जानते हैं इस समय पर असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर कह सकते हैं कि लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना स्टाफ होना चाहिए उसका लगभग कहा जाए 3.5 है ना, 3/4 भाग ही अभी स्टाफ है, 1/4 भाग की स्टाफ की कमी है। इतना ज़्यादा लोड इस समय चल रहा है। 11,000 वैकेंसी जो थी वो लगभग आपकी 2014 में निकली थी। अगर हम इन दोनों को काउंट कर लें तो हमारे पास केवल 38,000 वैकेंसी ही लगभग बन रही हैं। 38,000 वैकेंसी समथिंग हमारे यहाँ पर बन रही है, जो कि ओपन वैकेंसी के थ्रू निकाली गई थी। इसके साथ साथ अब आप ये बात समझ लीजिएगा, 2014 की वैकेंसी के तुरंत बाद जीडीसी के अकॉर्डिंग ग्रुप डी से उठा करके परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट लोको पायलट भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2018 के तुरंत बाद भी जीडीसी की जो सारी भर्ती प्रक्रिया थी, वो सारी भर्ती प्रक्रिया अब कंप्लीट कर ली गई है। वहां से भी ग्रुप डी से भी असिस्टेंट लोको पायलट बना दिए गए हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम होती है। एक डिविजनल हेडक्वार्टर में 200 लगभग, पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे में लगभग 8,000 पोस्टें, लगभग, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये वैकेंसी जो आपको मैं नंबर दिखा रहा हूँ, ये इतना नंबर नहीं भरा गया है। इसमें लगभग 15 से 17,000 पोस्टें आपको और जोड़ लेनी है। सटीक आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी होने के बाद में, 2018 की वैकेंसी होने के बाद में भी आपके रेगुलर
हमेशा नए पैनलिस्ट जारी किए गए। क्यों जारी किए गए, इसके पीछे भी मुख्य रीजन ये है कि लोड बहुत ज्यादा है, कर्मचारी बहुत कम है। इसके कारण से आपके ये पद रेगुलरली बढ़ाते चले गए। तो कुल मिलाकर कहा जाए पिछली वैकेंसी में लगभग 90,000 बच्चों को लिया गया है। अब बोले सर हमारे हितों की हानि हो गई है, तो साहब हमें तो नुकसान हो गया, 15,000 बच्चे अगर ये नहीं लेते तो शायद हमारा नंबर आता। थोड़ा सा सब्र करो, चीजों को जरा समझो। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये लिया गया है रेलवे में, तो कुछ ना कुछ रीजन रहे हैं, लोड है, इस वजह से लिया गया है। आने वाले भविष्य में, क्योंकि वैकेंसी 5 साल में आती है, आप सभी जानते हैं, चुनावी एक कह सकते दावपेच बन चुका है रेलवे, और जब चुनाव होंगे तभी वैकेंसी आएगी। तो आने वाले 5 साल में भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये 45,000 पोस्टें लेना चाह रहे हैं, और अभी इनके पास लगभग असिस्टेंट लोको पायलट जो है, टोटल मिलाकर के लोको पायलट जो होते हैं लगभग 3 लाख के आसपास, 2.5 लाख 3 लाख के बीच में इस समय पर हैं। और असिस्टेंट मान लीजिए आपके पास, इनके पास रेलवे के पास मात्र 60 से 70,000 असिस्टेंट है। केवल 60,000 असिस्टेंट हैं, मात्र 60,000 असिस्टेंट हैं। और यही संख्या लगभग होनी चाहिए थी 1,30,000 के आसपास, लेकिन 1,30,000 नहीं है इस समय पर। मात्र 60,000 70,000 के बीच में ही इनके पास असिस्टेंट लोको पायलट हैं। और ऐसी कंडीशन में हो क्या रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की आ रही है कमी, और असिस्टेंट लोको पायलट जो मौजूदा स्थिति में हैं उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना। और इसके साथ साथ कई मेल गाड़ियां जो हैं, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के साथ चलाई जाती हैं, वो अब लोको पायलट के साथ भी चलाई जा रही हैं। बाकी राजधानी और बड़ी जो गाड़ियां हैं वो लोको पायलट के साथ ही चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट जो हैं, इनकी संख्या, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी वैकेंसी आती है उसकी संख्या थोड़ा सा कम है। ध्यान रखिएगा, आप असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं, तो सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट तो सफिशिएंट है, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट नहीं है। अब मैं आपको आगे चल के बता रहा हूं चीजों को क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या खामियां हो रही हैं। तो ये खबर का कहां से निकल के आई, जरा इसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। ये खबर निकल के आई थी अजमेर से। अब अजमेर से क्यों निकल के आई, इसके पीछे रीजन समझना। मैं खबर सुनाने नहीं आया हूं कि और चैनल लिया और न्यूज़पेपर लगाया और पढ़ दिया सर खबर, ऐसा हमने भी कर दिया। 8 दिन पहले 10 दिन पहले हमारी भी वीडियो आ चुकी है। लेकिन अब मैं आपको इसकी पूरी हकीकत बताने वाला हूँ। क्या है हकीकत, ध्यान रखिएगा। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो भोपाल, आरआरबी भोपाल के थ्रू होती है। आरआरबी भोपाल का डिविजनल हेडक्वार्टर, जीएम हेडक्वार्टर जबलपुर है, और जबलपुर और जयपुर दोनों एक तरीके से टाई अप करके काम करते हैं, दोनों एक साथ मिला जुला काम करते हैं। दोनों के अधिकारियों के जो ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं अजमेर में और जबलपुर में ही विशेष रूप से होते हैं। अगर कोई अधिकारी सीनियर बनता है तो या तो जबलपुर में जाता है या फिर आपके जाते हैं जयपुर में। जयपुर से जुड़ा हुआ डिवीजन जो है वो है अजमेर डिवीजन। अजमेर के अंदर से ये खबर जो है प्रकाशित हुई है, क्योंकि भर्ती को निकालने की जिम्मेदारी भोपाल की है। भोपाल ही पूरी भर्ती का टेंडर जारी करता है, भोपाल से ही सारा का सारा जो डेकोरम तैयार किया जाता है, कब परीक्षा होनी है, कब क्या होना है, सारा। एनटीपीसी का भी भोपाल ने किया था, और उससे पहले आपका ग्रुप डी का भी भोपाल ने किया था। और यहाँ पर बात भोपाल का इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक्ड होते हैं आपस में एक दूसरे से। तो अजमेर के डीआरएम साहब जो हैं, डीआरएम होते हैं डिविजनल में, और जीएम में जनरल मैनेजर जो होते हैं वो जीएम होते हैं, वो आपके जयपुर में बैठते हैं। तो डीआरएम जो हैं उन्होंने ये खबर पूरी दी है, 45,000 पोस्टें जो पद हैं वह लगभग खाली से हैं। उन 45,000 पोस्टों पर ही आने वाले समय बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बीच में भी एक नोटिफिकेशन और आया था कि भाई जो 10 लाख वैकेंसियां मोदी गवर्नमेंट ने निकालने के लिए कहा था, उसमें से केवल 1.5 लाख पद ही क्या किए गए, भरे गए हैं। अभी भी 8.5 लाख पद जो हैं वो खाली हैं, और रेलवे में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख पद खाली हैं वैसे तो, लेकिन 2.5 लाख तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुके हैं 1.5 साल पहले, 2021 के अंदर 21 में ही, है ना, 1.5 से 2 साल पहले लगभग। और ये राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया गया था। और इतनी वैकेंसी अधिक से अधिक संख्या में खाली हैं, जिसके कारण से रेलवे को काफी सारे अपने डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। उन डिसीजन में एक डिसीजन ये भी है, अग्निवीर। चूंकि आज अग्निवीर
का जो मतलब कह सकते हो कि फौज में जाने का उत्साह बच्चों का कम जो हुआ है, उसको देखते हुए रेलवे मंत्रालय को भी कहा गया कि भैया आप भी कुछ कीजिए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। तो रेलवे ने कहा, क्या कहा है कि भाई प्रत्येक जगह हर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हर विभाग ने प्लस राज्य सरकार के अंदर आने वाले हर विभाग ने अग्निवीरों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम निकाल रखी है। अब ये क्या है, ये स्कीम कब लागू होगी, ये होंगी आज से लगभग 4 साल बाद, लेकिन मनोबल ना गिरे युवा का, इसलिए सभी ने अपनी अपनी घोषणाएं कर दी हैं। उन घोषणाओं में से यह भी घोषणा है कि 15% पद जो आरक्षित हैं वो आरक्षित किए जाएंगे। जैसे 1 लाख वैकेंसी तो 15,000 पद ये भी आरक्षित हो। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि रेलवे में ऑलरेडी 20,000 पद रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए भी आरक्षित है। इनमें उन्हें फिजिकल नहीं देना पड़ेगा और डायरेक्ट उनको ले लिया जाए। फिजिकल केवल ग्रुप डी में होता है, ध्यान रखिएगा, तो वो नहीं देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ग्रुप डी भी जो है इस बार टेक्नीशियन वेज आने वाली है, टेक्निकल के अकॉर्डिंग आने वाली है। 2018 में जो ग्रुप 18 के बाद जो 19 में ग्रुप डी आई थी, उसमें बाकायदा विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि हम 10वीं के साथ ITI वालों को लेंगे। बाद में कर दिया 10वीं या ITI वालों को लेंगे, 10वीं या ITI, 10वीं मतलब 10वीं को भी ले लेंगे और ITI का रखा है तो उसको भी ले लेंगे, ठीक है। और पहले विज्ञप्ति निकाली 10वीं के साथ ITI वालों को लेंगे। तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन का विषय इसलिए हो गया था क्योंकि 2019 में चुनाव थे और युवा नाराज हो गया था कि हमारे पास तो ITI है ही नहीं, हम 10वीं पास हैं, हम क्या रेलवे में नहीं जा सकते। तो युवा आक्रोश को देखते हुए उन्होंने तुरंत ही 10वीं और ITI के बीच में या शब्द लगा दिया ताकि 10वीं वाले बच्चों को डायरेक्ट एंट्री दी जा सके। लेकिन अब 2023 के अंदर भी ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएगी और मे बी पॉसिबल असिस्टेंट लोको पायलट के साथ में जोड़ करके दी जाए, क्योंकि टेक्नीशियन पद जो होता है ग्रुप सी का कहलाता है और टेक्नीशियन में ही ITI अनिवार्य होती है। यानी ग्रुप डी में अब ITI अनिवार्य है, यानी टेक्नीशियन के जो पद हैं वो आपके ITI के अंदर ही आएंगे। बाकी उनमें थोड़ा सा उसका जो ग्रेड है, ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वो लिए जाएंगे यहाँ से। 2nd और 1st ये भी लिए जाते हैं, लेकिन ये आपके जो पहले असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती थी उसके अकॉर्डिंग लिए जाते थे। अब टेक्नीशियन ग्रेड 3 काम वही रहेगा पुराना वाला, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया है। ग्रुप डी का डी वर्ड को हटा करके ग्रुप सी लगा दिया गया सिर्फ। यानी आने वाले समय में जो वैकेंसी आने वाली वो इसकी आने वाली है। ध्यान रखिएगा 20% पद जो है वो है आरक्षित हैं अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। अप्रेंटिसशिप के लिए 20% पद पहले से आरक्षित हैं, यानी आने वाले भविष्य में 35% पद आज से 4 साल बाद ऑक्यूपाइड होंगे पहले से ही। आप केवल और केवल 65% पर ही अपना दावेदारी साबित कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 80% पद मिलेंगे, उन 80% पदों पर आपको दावेदारी देनी है। अगले पॉइंट में मैं आपको लेके चलता हूं एग्जाम पैटर्न पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एग्जाम पैटर्न रेलवे का थोड़ा सा अलग रहता है। रेलवे का एग्जाम पैटर्न हल्का सा अलग रहता है। वो क्या रहता है जरा इसको भी समझ लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड होकर के आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। देखिएगा जब पिछली बार अगर हम बात करते 2018 की, तो 18 में जो भर्ती निकली थी 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, यानी CVT 1 में बैठने की व्यवस्था रेलवे ने की थी 48 लाख बच्चों की। अब वो बात अलग है कि परीक्षा देने कितने गए या कितने नहीं गए, वो बात दूसरी है। लेकिन महिलाओं को उनके 100 किलोमीटर दायरे में ही परीक्षा सेंटर दिया गया था और पुरुषों को बहुत बहुत दूर फेंका गया था। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो तो आप NTPC में देख चुके हैं। अब CVT 1 जब आप देने जाते तो फुल रिजल्ट अनाउंस होता है सभी का इन द सेंस ALP का भी टेक्नीशियन का भी, दोनों लोग पैरेलल चलते हैं एक साथ। यहाँ पर जब फुल रिजल्ट अनाउंस होता है वो भी कैसा होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर समझने वाली बात कुछ है इंपॉर्टेंट, इसको जरा थोड़ा नोट कर लो। अगर टोटल वैकेंसी का 20%, टोटल वैकेंसी जितनी होगी, अब पिछली बार वैकेंसी कितनी थी 64,371 वैकेंसी थी, है ना, उसका 20 गुना बच्चे यहां पास किए गए। 64,371 का 20 गुना बच्चे पास किए गए। तो यहां पर भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप अनरिजर्व से आते हैं यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क, अगर आप OBC हैं तो आपको 30% मार्क, अगर आप SC हैं तो आपको 30% मार्क, और अगर आप ST हैं तो आपको 25% मार्क्स लेकर के आना है। तो ये आपका परसेंटेज में होता है। इतना तो मस्ट नेसेसरी है, मेरिट जो है इसकी ऊपर जाएगी। ऊपर जाने का मतलब इसके बाद में मेरिट बनेगी, मतलब ये तो मस्ट नेसेसरी, ये लाना ही लाना है, इसके बाद में मेरिट बनेगी। और मेरिट किसके हिसाब से बनेगी, जितनी वैकेंसी उसका 20 गुना। जब आपका
फुल रिजल्ट अनाउंस होता है तो बच्चा जाता है सीबीटी 2 एग्जाम देने। सीबीटी 2 एग्जाम में फिर क्या होगा भाई, सीबीटी 2 एग्जाम के अंदर देने तो सभी जाएंगे, देने मतलब जो बच्चा 20 गुना में आ गया वो सब बच्चा जाएगा, लेकिन यहां पर कुछ बच्चे के आंखों में दिक्कत होती है, मेडिकल अनफिट होते हैं, कई लोग क्वालिफिकेशन नहीं होती है, तो उसके कारण से यहां पर सीबीटी 2 में सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन का रिजल्ट थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा, और यहां से सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट का ही रिजल्ट अनाउंस होता है। यानी आधा रिजल्ट रोक दिया जाता है टेक्नीशियन वालों का, और आधा रिजल्ट असिस्टेंट लोको पायलट का साइको के लिए दिया जाएगा। अब साइको के लिए कितना रिजल्ट दिया जाएगा, टोटल वैकेंसी का 8 गुना टोटल वैकेंसी। अब पिछली बार टोटल वैकेंसी 27,795 वैकेंसी थी, उसका 8 गुना, उसके 8 गुना बच्चे यहां पर पास हुए, लगभग 3 लाख बच्चा पास हुआ है ना, 3 लाख के ऊपर बच्चा पास हुआ। और यहां पर जो टेक्नीशियन वाला है उसको केवल 1.5 गुना बच्चों का रिजल्ट रोका गया, जितनी वैकेंसी यानी 36,576 बच्चों में से का 1.5 गुना कर लें आप, तो उसका 1.5 गुना यहां पर रोक के रखा है, दिखाया नहीं जाता है। इस समय बच्चे टेंशन में आ जाते हैं टेक्नीशियन वाले की, सर हमें तो बुलाया ही नहीं गया। साइको का रिजल्ट जब अनाउंस होगा तो उसी के साथ साथ 1.5 गुना बच्चे साइको में भी लिए जाएंगे, मतलब यहां पर साइको से यहाँ का साइको सीबीटी 2 का टेक्नीशियन यानी 1.5 गुना इधर होंगे, 1.5 गुना इधर होंगे, दोनों का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और एक रिजल्ट बनेगा। फाइनल रिजल्ट आप कह सकते हो इसे, लेकिन फाइनल मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे मेडिकल में फेल होते साइको वाले जाकर के, है ना। तो पैनल लिस्ट यहाँ पर जारी होना शुरू हो जाती है। पैनल लिस्ट कैसे होती है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल के अनुसार पैनल लिस्ट जारी होती है। मान लीजिए किसी बच्चे का साइको अनफिट हुआ और टेक्नीशियन का रिजल्ट निकला और साइको का भी रिजल्ट निकला, फाइनल रिजल्ट बन गया, लेकिन पैनल लिस्ट अभी एक ही है, सारे बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे देते। यहाँ तक पहले मेडिकल होता है, फिर मेरिट बनती है, फिर फाइनल होता है। मेरिट मेडिकल के बाद में ही मेरिट शो होती है, रिजल्ट यहाँ शो हो जाता है, फाइनल रिजल्ट यहाँ शो हो जाता है कि भैया पास हो या फेल हो। मेडिकल के लिए बुलाएगा, जो बच्चा साइको पास था, मेडिकल अनफिट था, उसे रेलवे ऑटोमेटिक टेक्नीशियन के पैनल में डाल करके और उसे आगे भेज देती है, और इस तरीके से बच्चे को ले लिया जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर साइको फेल हो जाता है, तो भाई यहाँ अगर साइको फेल हो रहे हो तो टेक्नीशियन का थोड़ा रिजल्ट फाइनल हुआ है, तो टेक्निकल का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है तो भी टेक्नीशियन में ही आपको दे दिया जाएगा। रेलवे को कोई जानकारी नहीं चाहिए आपसे, बस केवल नंबर आपके होने चाहिए इतने कि आप नंबर ऑफ सीट्स जितनी निकली हैं उसके क्वालिफाई कर रहे हो। मान लो आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के अंदर 75% यानी आपका मार्क मैक्सिमम गया है 75%, जो है 75% वाले का अंतिम चयन हुआ है और आपके नंबर हैं 76 नंबर हैं आपके, तो आपको ले लिया जाएगा, आपके 80 नंबर आपको ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके कम हैं तो फिर आपको कहीं नहीं लिया जाएगा, दोनों में से कहीं किसी भी जगह, यानी इसकी भी मेरिट को आपको अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ले लिया जाएगा। इस प्रकार से पूरा चयन प्रक्रिया होती है। चयन प्रक्रिया को मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं और आयु सीमा की बात करने वाले हैं। पहले नंबर पर आयु सीमा, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है आयु सीमा। वैसे तो मैं इसके ऊपर काफी सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक अच्छी सी जानकारी दे देता हूँ। रेलवे ने बाय डिफॉल्ट 2018 के अंदर गलती से 18 से 28 निकाल दिया था। फिर उस समय माननीय श्री पीयूष गोयल जी जो थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही लगभग 20 दिन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें 28 साल को बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया। उन्होंने क्या बोला कि जो 28 लिखा हुआ है उसे 28 ना पढ़ के 30 पढ़ा जाए और 30 साल कर दिया गया। 30 साल करने से क्या लाभ हुआ जरा यहाँ पर समझ लेना, काफी सारे बच्चों के पास पूरी जानकारी नहीं होती है तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं आज की तारीख में, यानी पिछली बार जो 18 से 30 किया गया था एज को, वो अभी भी 18 से 30 ली जाएगी क्योंकि और भी वैकेंसीज जो है रेलवे में निकल चुकी हैं और इसके बीच में उनमें किसी प्रकार का एज का कोई भी लफड़ा नहीं हुआ इस बार। यानी एएलपी के बाद में जो वैकेंसी निकली है उसमें भी कोई एज का लफड़ा नहीं हुआ। तो अब ये निश्चित है, ये फिक्स है कि ये तो 30 तो मिनिमम लिया जाएगा। लेकिन कोरोना के कारण जो है अनरिजर्व का या कह सकते हो सभी कैटेगरी का लगभग 2 साल या 3 साल बढ़ाने की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी ने भी इसका एज बढ़ाया है। इसके अलावा अदर जो वैकेंसीज निकली हैं, चाहे वो
अग्निवीर से निकली हो, चाहे वो और किसी पैटर्न से निकली हो, उन सभी में 2-2 या 3-3 साल की छूट दी गई है ना। तो 2-2 साल 3-3 साल की छूट दी गई है। अगर मान लीजिए अपन का भी अगर 30 कर देते तो हमें थोड़ा बहुत कहना पड़ेगा, गवर्नमेंट अपने आप ही इसको 33 या 30-32 कर देगी। अब इसके अनुसार बर्थ ऑफ डेट क्या होनी चाहिए, आपका जन्म 2 तारीख 7वां महीना 1993 से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 1 तारीख 7वां महीना 2005 के बीच का होना चाहिए। मतलब आपका इन दोनों तिथियों के बीच में अगर जन्म है, इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, 2 तारीख 7वां महीना 1993 से 1 तारीख 7वां महीना 2005 के बीच में जन्म होना चाहिए। इसमें ये तिथि और ये तिथि दोनों तिथि शामिल हैं, ठीक है। अगर ये आपकी बर्थ ऑफ डेट आती है तो आपको रेलवे में लिया जाएगा। अनरिजर्व में 30 साल, इसके अलावा आपके ओबीसी में 33 साल, एससी एसटी में आपके 35 ईयर, ये फिक्स होता है। तो आपको इस हिसाब से ले लिया जाएगा। आगे मैं लेके चलता हूं आपको मैथमेटिक का सिलेबस, और इन सब के सिलेबस के आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताना है। क्या क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, जरा इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं ना, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां मैं समझाता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो ध्यान समझना थोड़ा सा। सबसे पहले नंबर पे आपका फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो CBT 1 एग्जाम होगा। CBT 1 में आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा और करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर होगा। मैथ के आपके क्वेश्चन यहां रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन यहां पर आपके रहेंगे 20, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के आपके 20 और 10 नंबर का करंट अफेयर रहेगा। अगर आप इन सभी को जोड़ लेते हैं तो आपका 75 क्वेश्चन का आपका पेपर बनता है, और 75 क्वेश्चन में करने का जो समय 60 मिनट का रहता है। यहां पर सबसे बड़ी चीज है स्पीड, और ध्यान रखिएगा CBT 1 हमेशा हार्ड हुआ है। पिछली बार जब CBT 1 हुआ है ये हार्ड हुआ था। अब हार्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि CBT 1 CBT 2 भी तो हुआ था इसके बाद। CBT 2 में जो मैथ का लेवल था ऐसा उल्टा हुआ था। जो उन बच्चों ने पेपर दिया है उनसे पूछ लेना, आप मेरी बात को इतना सच माने या ना माने वो आपका एक विषय है, मानोगे कंफर्म है। मैथ, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपका रहेगा 40 क्वेश्चन का। करंट अफेयर ये रहेगा 10 का। अगर आप इन सभी को भी काउंट करेंगे तो ये होगा 100 क्वेश्चन का, और समय मिलेगा 90 मिनट का। हाँ, हार्ड और सिंपल की बात मैं आपसे कर रहा था। TCS ने पहली बार परीक्षा ली थी असिस्टेंट लोको पायलट की। TCS उस समय नई नई आई हुई थी, मतलब एक नई कंपनी जो कि जिसका नाम आज तक सुना नहीं गया था, उस कंपनी ने पहली बार परीक्षा ली और हार्ड पेपर बना करके बच्चों के इतना बुरा रिजल्ट किया कि क्वालिफाई नेचर भी लाना भारी पड़ गया था। इस कारण से मेरिट रेलवे को गिरानी पड़ी थी नीचे, क्वालिफाई नेचर भी नीचे गिराना पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी यही होगा, हो सकता है मे बी पॉसिबल इस बार जो आपका मिनिमम क्वालिफाई नेचर है वो थोड़ा बढ़ जाए। मैं यहाँ क्वालिफाई नेचर भी लिख देता हूँ आपका। अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% पेपर करना पड़ेगा, ये सभी इन दोनों कैटेगरी के अंदर है। ओबीसी में आते हैं तो आपको 30% करना पड़ेगा। आप एससी में आते हैं तो 30% आपको पेपर सही करना पड़ेगा, और आप एसटी में आते हैं तो आपको 25% पेपर सही करना पड़ेगा। इसके बाद में मेरिट लगेगी, इसके बाद में मेरिट लगेगी। मेरिट मतलब इतना तो लाना कंपलसरी है, इसके बाद मेरिट लगेगी। अब यहां पर एक और चीज है, CBT 1 दे दिया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया गया, इन नंबरों से ज्यादा है, और मेरिट भी आप 20 गुना में, यहां पर 20 गुना आएंगे, 20 गुना पास होंगे, और यहां पर होंगे 8 गुना, 20 गुना यहां पास होंगे CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए। और यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बात चेंज कर दूं हल्की सी,
यहाँ पर साइको के लिए 8 गुना पास होंगे ना, यहाँ पर साइको के लिए 8 गुना पास होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और जरा समझ लो, यहाँ पर है काम की बात। काम की बात क्या है, इस काम की बात को नोट कर लो। सीबीटी 2 का ये है पार्ट ए। जैसे ही इसके 90 मिनट कंप्लीट होंगे, तुरंत बिना किसी स्टॉप के, काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे को स्टॉप मिलेगा, बीच में लंच मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है ना। और भी कोई लघु संख्या वगैरह जैसी इच्छा होती है तो अभी आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये चीजें आपको और कोई नहीं बताएगा। सीबीटी 2 में पार्ट बी होगा, पार्ट बी होगा, ये होगा आपका ट्रेड। अगर आपने ट्रेड में 35% नंबर नहीं लेकर आए, चाहे आप अनरिजर्व से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, आप किसी भी कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट बने रहें, लेकिन आपको यहां पर 35% सभी को लाना अनिवार्य है। 35% लेकर के आ गए तो आपका ये पार्ट ए का आपने जितना भी अच्छा पेपर किया है वो देखा जाएगा। अगर आप नहीं लेकर के आ पाए 35% तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं के यहीं हो जाएंगे। आप 35% से ज्यादा ले आए, मान लो कि नहीं साहब हम तो 80% ले आए, हम तो 75, 80, 90 भी लेकर के आ गए परसेंटेज में, हमने 75 में से 60 प्रश्न 70 प्रश्न सही कर दिए, तो उसके नंबर जोड़े जाएंगे क्या? वो मेरिट में भाग होगा? कुछ जुड़ेगा क्या? इसका नहीं जुड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ये केवल और केवल आपको पास करना है, ये पास करना है, अच्छा करके आना, 35 से ज्यादा सोच के जाना, क्योंकि पिछली बार ये पेपर हार्ड बना दिया गया था तो इसके, और काफी सारे बच्चे तो इसको पढ़ते भी नहीं है, इतना फोकस भी नहीं करते हैं, तो इसके कारण फेल हो गए थे। ठीक है, तो इसको तो आपको पास करना है। इसके बाद में मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इस पेपर का जो भी आपने दिया है, इसका 70% असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और इसका 100% टेक्नीशियन के लिए। ये टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन वालों की मेरिट जो बनेगी इस 100% से बनेगी, और एएलपी की मेरिट जो बनेगी 70 से बनेगी। 70 से यहां एएलपी की बनेगी, और ये एएलपी के लिए इन सभी को आपको अच्छा करके आना है, 70% यहां पे मिलेंगे। फिर होता है साइको, साइको, और साइको के प्रत्येक टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट होते हैं। इन 5 टेस्ट के अंदर 42 मार्क्स लेकर के आने हैं, 42 नंबर आपको लेकर के आने 5 टेस्टों में। पांचों में, सभी में, ईच, प्रत्येक 5 के 5 टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो आपका दिशा निर्देश का हो, चाहे वो आपका ब्रिक एंड क्यूब का हो, चाहे वो आपका यस नो या सिमिलरिटी वगैरह का हो, या फिर आपका हेक्सागोनल या एक्टागोनल या सिमिलरिटी से रिलेटेड हो, इनमें से आपको 5 टेस्टों के अंदर 42% लाना पड़ेगा। इसके विषय में मैं अधिक बात इसलिए नहीं करूंगा, पिछली बार मैंने इससे अधिक बात कर ली थी तो आप ये लोग बोलने लगे थे कि सर हमें डरा रहे हो, आप तो डरा देते हो। ध्यान रखना, ये 5 टेस्ट जब आप बहुत अच्छे करके आएंगे तो इसका आपको 30% मार्क मिलेगा। यहां पर साइको के नंबर जुड़ते हैं एएलपी के लिए, टेक्नीशियन का तो मेरिट यही बन जाता है 100% पे। यहां 30% मार्क ये और 70 ये दोनों मिलकर के फिर आपका फाइनली चयन होता है असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी में। तो ये सारी इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो थी आज, मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी इसमें बहुत अच्छी तरीके से दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरा आप मेरे को जल्दी से बताएं, है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, आयु मैंने आपको बता दी है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एज मैंने आपको बता दिया। आप अगर इसमें इसका सिलेबस अगर आप देखना चाहें, सिलेबस जरा आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का, रीजनिंग का सिलेबस नहीं बदलता है, मैथ रीजनिंग का सिलेबस वैसा का वैसा ही रहता है। मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर इस समय वैसा का वैसा ही रहेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग केवल सीबीटी 2 में आएगा, सीबीटी 1 में नहीं आता है। सीबीटी 1 में केवल और केवल जनरल साइंस आता है। इसके साथ साथ करंट अफेयर दोनों जगह एक समान रूप से आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा किस दिन होने वाली है उससे लगभग 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले का आपको करंट अफेयर्स याद होना चाहिए, करंट के मुद्दों पर आएगा। पार्ट बी जो आपका ट्रेड होगा
वो कि आईटीआई में डीजीटी का जो सिलेबस होता है, डीजीटी के सिलेबस के अनुसार ही रहेगा, है ना, कोई दूसरा अन्य कोई सिलेबस आपका यहाँ नहीं रहेगा। इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए अभी हमारा एक बैच लॉन्च हुआ है, गतिमान बैच, जो कि 1 जून से प्रारंभ हुआ है। इस 1 जून से जो प्रारंभ हो रहा है बैच, इसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, एक कोड लगाना पड़ेगा, जिसमें ये बैच, वैसे तो ये बैच रहेगा आपका 1799 रुपए का, नॉर्मल वे में ये 1799 का रहता है ना। प्राइस तो इसकी 3000 है, हम 3000 रुपए है इसकी प्राइस, है ना, लेकिन 1799 में नॉर्मली ये आप सभी बच्चों को मिलता है। इस पर इस समय पर आप इसे एक कोड टॉप 90 लगा करके, टॉप 90 कोड लगा करके आप इसे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में 1 जून से पहले, 1 जून से पहले आप इसे परचेस कर सकते हैं, है ना, 1 जून से पहले ही है ये। इसमें एक और चीज मैं आपको शामिल करना चाह रहा हूं, अगर आप 1 जून से पहले, 1 जून से पहले अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो मैं आपको इसमें कुछ चीजें और देने वाला हूं। वो क्या चीजें? आपको CVT 1 CVT 2 ट्रेड के साथ साथ टिल एग्जाम वैलिडिटी मिल जाएगी, टिल एग्जाम, और आपको यहां पर साइको भी मिल जाएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1 जून से पहले लेने पर होगा। साइको, टिल एग्जाम की वैलिडिटी, CVT 1 CVT 2 और जो आपकी ट्रेड है, जो आपने ट्रेड अपनी सेलेक्ट की है वो ट्रेड आपको मिल जाएगी। और ये सारा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में ही मिल रहा है, वो भी 1 जून से पहले। तो आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई आपका प्रश्न है, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो उस प्रश्न के लिए भी जगह ना छोड़ें आप, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे कांटेक्ट नंबर पर, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है 7891066669। अगर आपको कोर्स परचेस करना है, कोर्स परचेस से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। आप जब ये नंबर अगर आपका बिजी जाता है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और कोई समस्या आती है, कोई समस्या आ रही है, तो समस्या के लिए आप 7891066669 पर कॉल कर सकते हैं। ये रही हमारी कॉल की इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पर उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूं हमारे ऐप के अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं, जरा इसकी जानकारी आपसे लेते हैं। ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा। ऑल इंडिया टेस्ट हमारा डेली संडे को चलता है, सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। प्लानिंग में ये है कि आने वाले समय में हम बहुत एक अच्छा टेस्ट का फॉर्मेट और लेकर के आने वाले हैं। जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं उनके लिए वो बहुत जल्दी मैं इसके वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। आप अपनी कैटेगरी चूज करके तुरंत ही ऐप डाउनलोड करें, OTP के साथ आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर के आपको अपना कोर्स परचेज करना है, और कोर्स परचेज करने के बाद में आपको ये कोर्स आपका माई परचेज सेक्शन में दिखाई देता है। ये माई परचेज सेक्शन में दिखाई देता है। इस तरीके से आपको सारा का सारा कोर्स दिखेगा। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, क्लासों को घटा के स्पीड घटा के बढ़ा के देख सकते हैं। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं मार्केट से। टेस्ट आप वीकली, संडे या टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और कॉल नंबर वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई चीज़ों के साथ में। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, ताकि GMAT आपके लिए, आपकी सफलता के लिए रास्ता जो है प्रशस्त करता रहे। हम केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन को ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा हम किसी और कोर्स को नहीं पढ़ाते हैं। तो कृपया करके अन्य वैकेंसीज के लिए हमारे पास कॉल ना किया करें। हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे में भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए समर्पित एकमात्र संस्थान है। आज के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में बताएं। कोई जानकारी हो, कोई क्वेरी हो तो भी डिस्क्रिप्शन में बताएं। उन मित्रों तक अपनी ये क्लास को शेयर कर दें जिन मित्रों ने, जिनके अंदर जुनून है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का। उन सभी मित्रों तक ये कोर्स, ये वीडियो जो है पहुंचा दें। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई चीज़ों के साथ में।